अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया हर साल एक्सपोर्ट ज्यादा करता है या इंपोर्ट, आप कहेंगे कि सर तो इंपोर्ट। और अगर इंपोर्ट ज्यादा करता है तो लॉजिकली इंडिया को एक्सटर्नल सेक्टर में प्रॉब्लम होनी चाहिए। लेकिन सरप्राइजिंग बात क्या है? सरप्राइजिंग बात यह है कि मार्च 2026 का जो क्वार्टर था, जिसे हम Q4 बोलते हैं, उसमें इंडिया ने लगभग 83 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड डेफिसिट फेस किया। उसके बाद भी करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस रिकॉर्ड किया। ये कैसे पॉसिबल है? अब इसका जवाब ऑयल में या गोल्ड में नहीं छुपा है। इसका जवाब छुपा है इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में, इंडिया की आईटी कंपनीज में और कंसल्टेंट्स जो दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में काम कर रहे हैं। आज हम समझेंगे कि इंडिया की असली एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ फैक्ट्रीज नहीं है, बल्कि ब्रेन्स और वो ग्लोबल टैलेंट नेटवर्क है जो कहीं ना कहीं इंडिया को हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के करंट अकाउंट बैलेंस की, वो डेफिसिट से सरप्लस में कैसे पहुंचा। सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, इंडिया ने रिकॉर्ड किया 7.1 बिलियन Q4 फाइनेंशियल 26 में करंट अकाउंट सरप्लस। ये लगभग 0.7% ऑफ जीडीपी क्या। नॉर्मली जब आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछोगे लार्ज स्केल ट्रेड डेफिसिट, वो बताएंगे उसका प्रेशर आता है एक्सटर्नल सेक्टर में। बट इंडिया ने सबको सरप्राइज कर दिया। इंडिया ने क्या किया? डिस्पाइट इंपोर्टिंग मच मोर देन व्हाट इट एक्सपोर्ट्स इन गुड्स, स्टिल इंडिया स्टिल मैनेज टू जनरेट करंट अकाउंट सरप्लस। है ना? इसका सिंपल सा मतलब है काफी ज्यादा इंपोर्ट करने के बाद भी, स्पेशली इन गुड्स में, हमने करंट अकाउंट सरप्लस, है ना, हासिल किया। अब देखते हैं कि ये खुश होने की बात है या फिर कुछ डेटा मैनिपुलेशन है कि क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक करंट अकाउंट सरप्लस का क्या मतलब है कि इंडिया ने अर्न किया है ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज, उसके बावजूद जो खर्च करना चाहिए, है ना। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल मंथली आपके एक्सपेंस 1 लाख रुपए हैं, बट यू ऑल्सो रिसीव रेंटल इनकम, फ्रीलांस इनकम, है ना, इंटरेस्ट इनकम। तो आपके मंथ के आखिरी में आपके पास पैसे बचेंगे। यही सेम सिचुएशन इंडिया के साथ हुई है। ठीक है, तो करंट अकाउंट सरप्लस जनरली इंडिकेट करता है कि हमारी एक्सटर्नल स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है, और करंट अकाउंट डेफिसिट ये बताता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कैपिटल पे है। अब जो इंडिया ने देखा है वो 0.7% ऑफ जीडीपी के आसपास है। तो अगर मैं बात करूं इकोनॉमिस्ट की, जो एक्सपर्ट्स हैं, है ना, दे डोंट लुक एट एब्सोल्यूट नंबर्स, दे कंपेयर इट विथ जीडीपी। इसलिए जीडीपी से कंपेयर करना ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब जो सरप्लस है वो लगभग इतना निकला है ना, मतलब मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है। अगर ग्लोबली बात करूं तो काफी सारी कंट्रीज हैं, उन्होंने स्ट्रगल किया है ना, इसी टाइम पीरियड में करंट अकाउंट डेफिसिट से। वहीं इंडिया ने सरप्लस अचीव किया है, बल्कि ह्यूज ट्रेड डेफिसिट के साथ। ठीक है, तो सरप्लस की बात कर लेते हैं, है ना। सरप्लस जो रहा है वो एग्जिस्ट तो रहा है, बट नैरो हो गया है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जो सरप्लस Q4 में पिछले फाइनेंशियल ईयर में था, है ना, वो लगभग इतना था, आप देख सकते हैं 13.4 बिलियन, और इस बार 7.1 बिलियन है। तो मतलब इंडिया ने अभी भी सरप्लस तो रिकॉर्ड किया है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, बट जो सरप्लस है वो स्मॉल हो गया है ना। रीजन उसका सिंपल है, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे काफी तेजी से बढ़े इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट्स, और आपको रीजंस उसके पता ही हैं। काफी वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से ये चीजें हो रही हैं, है ना। सो सपोज फॉर एग्जांपल आपकी सेविंग्स लगभग 20,000 पर मंथ के आसपास की है, वहां से मान लो आपकी सेविंग गिर जाती है 10,000 पर मंथ पे। तो इसका मतलब ये क्या है कि आप सेविंग तो अभी भी कर रहे हो, बट जो कुशन था ना एक्स्ट्रा 10,000 का, वो कहीं ना कहीं आपने लूज कर लिया। तो यहाँ पर जब भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करता है ना। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट करता है, मतलब लेवल ऑफ सरप्लस क्या है वो तो ठीक है, पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नीचे है, ऊपर है, क्या जा रहा है, मतलब श्रिंक हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, किस तरह से। तो पहले हम करंट अकाउंट को समझ लेते हैं फटाफट। व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट का मतलब है ट्रेड इन गुड्स, है ना। तो फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, मशीनरी, टेक्सटाइल, ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फिर ट्रेड इन सर्विसेज की बात कर लेते हैं, है ना। ट्रेड इन सर्विसेज का मतलब आईटी सर्विसेज, कंसल्टिंग, है ना, बीपीओ सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब आ जाती है। जैसे अमेरिकन कंपनीज हायर करती है इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को और सर्विस एक्सपोर्ट बनाती है, वैसे ही गुड्स में आईफोन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। रेमिटेंसेस की बात कर ले, कई बार मैं बता चुका हूँ, जो इंडियंस बाहर काम कर रहे हैं वो पैसा भेजते हैं, है ना। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैलिफोर्निया में काम कर रहे हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को, है ना, इंडिया में पैसे भेजेंगे, तो ये रेमिटेंस इनफ्लो। और इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब इनकम अर्न फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीजें।
तो ये सब मिला के करंट अकाउंट। अब शॉकिंग पार्ट क्या है ना, सरप्राइज कहां पे लगा है कि इंडिया का जो गुड्स ट्रेड था ना वो एक्चुअली वर्सन हुआ है, अगर आप देखो तो, है ना। मतलब पहले डेफिसिट इतना था, अब इतना हो गया, मतलब बढ़ गया, है ना। 24 बिलियन के आसपास आप देखोगे तो ये बढ़ गया, है ना। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बिगेस्ट कंसर्न है, ठीक है। ये इंडिया का बिगेस्ट कंसर्न है, क्योंकि जब भी ट्रेड के इंपोर्ट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ये हमारे लिए कंसर्न बन जाता है, क्योंकि इंडिया इंपोर्ट करता है काफी सारे गुड्स जो हमारे एक्सपोर्ट में भी कहीं ना कहीं काम आते हैं, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने गए, आपका शॉपिंग का बिल 60,000 था पहले, अब लगभग 84,000 हो गया। आप समझ सकते हैं, ये फिगर्स लगभग मैंने यहीं से लिए। तो आपका शॉपिंग बिल तो बढ़ गया, पर आपकी जो सैलरी है वो इसके कंपैरिजन के हिसाब से उतनी नहीं बढ़ी। तो अब सवाल ये है कि क्यों बढ़ रहा है ना। तो इंडिया अपना क्रूड ऑयल का प्राइस देख लो, है ना, लगभग 85% इंडिया अपनी रिक्वायरमेंट का इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो हर डॉलर का इंक्रीज क्रूड ऑयल में यही सेम चीज है ना। सेम गोल्ड का इंपोर्ट्स भी है, इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, है ना, कि गोल्ड कम से कम खरीदें, है ना। है ना, पेट्रोल मतलब अननेसेसरी ना जाए, जहाँ जरूरत है जितना है ना। ये सारी चीजें हैं, मतलब गोल्ड का भी कंजम्पशन बढ़ रहा है ना। अब वो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो इतनी है नहीं जितना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं ना, स्मार्टफोन की डिमांड बढ़ गई है, तो सेमीकंडक्टर, उसके कंपोनेंट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, सब चीज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इंडिया अभी भी डिपेंडेंट है इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से, जिससे हम बना तो रहे मेक इन इंडिया के तहत, बट हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं, है ना। और कैपिटल गुड्स की बात करूं तो वो भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्री, है ना, इंडस्ट्रियल मशीनरीज है, मैन्युफैक्चरिंग के इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है। मतलब सिर्फ गोल्ड की बात नहीं करूं, दूसरे चीज को एक्सपोर्ट करने के लिए या आत्मनिर्भर बनने के लिए भी हमें जो प्रोडक्शन के लिए मशीन्स और ये सब चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं हमको बाहर से ही मंगानी पड़ रही है। तो यहाँ से सिंपल सा चीज है कि इफ यू लुक एट मर्चेंडाइज ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड का मतलब होता है जो ट्रेड गुड्स में हो, है ना, जिसे हम छू सकें, टेंजिबल गुड्स, वो थोड़ा वीक है ना, क्योंकि उसमें टैरिफ लगे हैं, ग्लोबल डिमांड भी डाउन है। बट अगर आप यहाँ से देखें तो रियल रियल जो हमारा गेन है, रियल स्टोरी, वो इनविजिबल्स में, इनविजिबल मतलब सर्विसेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं, है ना। आप यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब इंडिया का जो रियल एक्सपोर्ट चैंपियन है वो है सर्विसेज और रेमिटांस। यहां समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर देखोगे नेट सर्विसेज रिसीट्स, तो यहां आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, मतलब लगभग 7 बिलियन का ग्रोथ हमको देखने को मिला है ना। अगर आप सिंपल सी बात करें कि जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, है ना, वो इंडिया का कहीं ना कहीं रेस्क्यू मैकेनिज्म की तरह है। मतलब विदाउट सर्विसेज इंडिया हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट ही रन करेगा, अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो, है ना। तो सपोज फॉर एग्जांपल एक शॉप है ना, शॉप ने काफी सारे लॉसेस बियर कर लिए, है ना, बट ओनर का जो ऑनलाइन बिजनेस है वहां से प्रॉफिट बन रहा है। तो ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में, ऑफलाइन बिजनेस में लॉस हो रहा है, ऑनलाइन बिजनेस में मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस के जो लॉसेस हैं उनको कहीं ना कहीं सेट ऑफ कर रहा है। यही चीज इंडिया में सर्विसेज के साथ हो रही है, सर्विसेज प्लस में रहती हैं और जो गुड्स हैं वो नेगेटिव में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कई सारी सर्विसेज हैं, जैसे सॉफ्टवेयर सर्विसेज आप देख लो, है ना। इंडिया का लगभग आप देखोगे वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स हैं हम, है ना। इंडिया की काफी कंपनीज ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, है ना, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, है ना, HCL, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सब है ना। देन IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट बैक ऑफिस हो गया, जैसे मेटा है, फेसबुक है ना, गूगल है, उनके बैक ऑफिस इंडिया में है जो कस्टमर सर्विस देते हैं, टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें। फिर आ जाते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज में, फाइनेंशियल कंसल्टिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, स्ट्रैटेजी सर्विसेज। तो आप जितनी भी कंसल्टिंग कंपनीज है वो इंडिया में काफी अच्छी प्रेजेंस है उनकी, जैसे बिग फोर आप देख लो, है ना, EY, PwC, KPMG, डेलॉयट, ये सारी कंपनीज, है ना। तो ये से भी हमारी चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर बिजनेस प्रोसेसिंग मैनेजमेंट भी वही है, मतलब बिजनेस की किसी एक प्रोसेस का हम हिस्सा है। फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का मतलब सिंपल सा है कि जो मल्टीनेशनल फर्म है ना वो इंडिया में ऑपरेट करती है ना। जैसे काफी सारी 500 फॉर्च्यून 500 कंपनीज क्या रन करती है, एनालिटिक्स, R&D, फाइनेंस, ये सब इंडिया से ही चलता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे यहाँ एक तो इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, प्लस अफोर्डेबल लेबर है, प्लस लेबर लॉस अमेरिका जितने कठिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होता है, इसलिए वो आते हैं, है ना। तो नॉलेज सर्विसेज रहती है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेमिटेंसेस कहाँ कहाँ मैटर। तो आप देखो यहाँ इन कंट्रीज से काफी ज्यादा हमारे पास पैसा आता है ना। वहीं अगर मैं पर्सनल ट्रांसफर्स की बात कर लूँ रेमिटेंसेस की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि वो भी नियरली 28% का कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट दिख रहा है। मतलब इंडिया अपने जो एक्सपोर्ट्स की एक्सपर्टीज है वो ज्यादा हो रही है,
है ना, इंक्रीजिंगली बढ़ रही है फिजिकल गुड से। ठीक, तो इसका मतलब सिंपल सा है, द वर्ल्ड इज पेइंग इंडिया फॉर नॉलेज। तो इंडिया में ब्रेन ज्यादा डेवलप हो रहा है रादर देन कंटेनर जो चाइना में होते हैं। ठीक है, तो आप इसको हिसाब से देख सकते हैं, है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन रिसेंट ईयर्स आप देख सकते हैं, है ना। तो सिंपल सी चीज है कि इंडिया जो है, अगर मैं बात करूं कितने लोग रहते हैं, तो 35 मिलियन के आसपास इंडियंस जो हैं वो बाहर रहते हैं, है ना। तो ये अच्छा खासा नंबर है ना। और मेजर सोर्स की कंट्री मैंने आपको बताई दी, मतलब इंडिया का जो डॉक्टर्स हैं वो ब्रिटेन में रहते हैं, इंडिया के इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली में रहते हैं, इंडिया के जो वर्कर्स हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड ऑल वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे पैसे आते हैं जिससे इंडिया को डॉलर मिलता है ना, और ग्रोथ मिलती है इकोनॉमी में, है ना, सीधी सी चीज है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक इंसाइट की बात करूं, यहाँ पर सिंपल से देखते हैं कि आज टुडे इंडियन इंजीनियर्स अर्न डॉलर्स, प्रोफेशनल अर्न पाउंड, वर्कर्स अर्न दिरहम। ये सब स्ट्रेंथन करते हैं इंडिया की एक्सटर्नल बैलेंस को। मतलब इंडिया का जो टैलेंट इकोनॉमी है ना, वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। तो इंडियंस जनरली आप ये मान सकते हैं कि एम्बेसडर हैं जो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। ह्यूमन कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल फ्लोज को समझते हैं। ठीक है, गुड न्यूज और बैड न्यूज, थोड़ा डेटा को देखते हैं, डेटा के हिसाब से क्या कहते हैं, है ना। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि गुड न्यूज क्या है, एफडीआई इंप्रूव कर रहा है। अभी बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने आपको बताया करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है तो कैपिटल अकाउंट उसको कवर करेगा, है ना। अभी तो हमने सर्विसेज से कवर कर लिया है, बट उसके अलावा ज्यादातर रेस्क्यू के लिए कैपिटल अकाउंट ही हमारे पास आता है। तो नेट एफडीआई फ्लोज आप देख सकते हैं, है ना। तो ये भी बड़े हैं। अब एफडीआई का जो नेट फ्लो है वो मैं आपको पिछले एक वीडियो में समझा भी चुका हूं कि इंडियंस भी बाहर एफडीआई लेके जा रहे हैं, इसलिए नेट एफडीआई फ्लो आपको भले ही कम दिखे बट इंडिया में एफडीआई आ रहा है। अब एफडीआई का सिंपल सा मतलब है कि जो कोई फॉरेन कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है इंडिया में, फैक्ट्रीज बनाती है ना, ऑपरेटिंग ऑफिस बनाएगी या एक्वायरिंग बिजनेस को एक्वायर करेगी, ठीक है, और या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करेगी। मतलब ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते एफआईआई की तरह, ये पूरा लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, है ना। तो अब सिंपल सी चीज है, दो लोग हैं, चलो समझ लेते हैं इसको, ए और बी, है ना। ए क्या करता है, ए खरीदता है इंडिया में शेयर, है ना। ये शेयर खरीदता है आज और कल बेच देता है। पर जो पर्सन बी है वो इंडिया में फैक्ट्री बनाता है। तो अब किसका एग्जिट कठिन होगा, ऑब्वियसली बी को टाइम लगेगा एग्जिट करने में। तो इसीलिए इंडिया एफडीआई को प्रेफर करता है ना कि एफआईआई को। ठीक है, अब इसका बढ़ना क्या क्या मतलब सिग्नल्स देता है ये हमको समझने की जरूरत है। ठीक है, पहला है लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस आएगा इंडिया में, है ना, इन्वेस्टर्स को भी कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट आएगा, मतलब इंडिया एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा, तो बाहर से पैसा आएगा, बाहर से पैसा आएगा तो हमको ज्यादा डॉलर मिलेंगे, ज्यादा डॉलर मिलेंगे तो हमारी इंपोर्ट की कैपेसिटी और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दोनों स्ट्रेंथन होंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज की बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हमको देखने को मिला है। तो जो कंपनीज हैं इंडिया में एक्सपांड कर रही है, जैसे कि मैंने आपको पिछले कई वीडियो में, रोज जो मैं 8 बजे आपके लिए वीडियो लाता हूँ ये वाला, है ना, उसमें आपने सुना ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, मोबाइल फोन के कनेक्शन में, सेमीकंडक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे इंडिया इज डूइंग ग्रेट। 1991 से अगर आप देखेंगे तो इंडिया कहीं ना कहीं एफडीआई में ग्रो ही कर रहा है। सरकार, ऑपोजिशन की सरकार हमेशा एफडीआई को बुरा बोलती है और जो पावर में आती है वही सरकार एफडीआई को फेवर करने लगती है। ये मैं पिछले 20 से 25 सालों में देख रहा हूँ। तो आप सिर्फ पॉलिटिक्स पे ना चाहते हुए देखें तो लॉजिकली इंडिया के लिए एफडीआई और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम एफपीआई की बात करें। अब एफपीआई के लिए हमारे लिए एक बैड न्यूज है, दिस इज द बैड न्यूज। एफपीआई के आउटफ्लो देखो तो 5.9 बिलियन से आज आप 12 बिलियन देख लो सेम क्वार्टर में। मतलब सिंपल सा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ना, वो इंडिया में एसेट्स को सेल कर रहे हैं। ठीक है, एसेट्स को सेल कर रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो अब मैं बात करूं, अगर आप देखें स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, है ना, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या फाइनेंशियल एसेट्स हो गए, ये तीनों में कहीं ना कहीं जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो खरीद तो रहे थे, बट अब जो खरीदारी है ना वो कम हो गई है, बल्कि सेलिंग चालू हो गई। क्योंकि जब भी ग्लोबल क्राइसिस आता है इन्वेस्टर सेफ डेस्टिनेशन ढूंढते हैं, स्ट्रांग इकोनॉमीज और डेवलप्ड इकोनॉमीज ढूंढते हैं, और उसी वजह से हमारे रुपये पे प्रेशर भी आता है। तो ये सिंपल सी चीज है, या तो हमें आउटफ्लो रोकना पड़ेगा या इनफ्लो का इंतजाम करना पड़ेगा। तो एफडीआई का सिंपल सा मतलब है, जैसे आप किसी जगह जाके घर खरीदते हैं तो वो एफडीआई है। एफपीआई क्या है, जैसे आप होटल रूम बुक करते हैं, है ना, तो एक परमानेंट है और एक आप कभी भी छोड़ सकते हो, होटल का रूम आप कभी भी छोड़ सकते हो। तो एफपीआई को जनरली हम हॉट मनी के नाम से भी जानते हैं। और अगर आपको इसको ज्यादा पढ़ना है तो मैं किसी और वीडियो में 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस
के तौर पे कवर कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आप इस क्राइसिस, जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, वो कहीं ना कहीं करेंसी की क्राइसिस थी, हॉट मनी की क्राइसिस थी। अगर आपको वो समझना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे लिख देना कि प्लीज मेक द वीडियो। तो अगर आप में से काफी लोग चाहेंगे तो मैं जरूर उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा A to Z एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस को समझा दूंगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, वाई? क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर ना कुछ चीजों से चिंतित रहते हैं ना, जब भी अनसर्टेनिटी आती है इन्वेस्टर ना कॉशियस हो जाता है। पहला एग्जांपल है, मान लो हाई ऑयल प्राइसेस, हाई ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ना, वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डॉलर की स्ट्रेंथ हो रही है ना, तो यहाँ पर वॉर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी है। तो पीपल ये सोचते हैं कि हम कैश को सेव कर लें, है ना, और इन्वेस्टर्स भी कहीं ना कहीं वही नजरिए से सोचने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को ना अनसर्टेनिटी नहीं पसंद होती, है ना, जैसे अभी ऑयल प्राइसेस काफी ज्यादा हाई चल रहे हैं, है ना, तो ये भी एक इशू रहता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आप समझोगे तो एनआरआई के जो डिपॉजिट है वो बढ़े, और ईसीबी जिसे हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं, मतलब इंडियंस बाहर से लोन लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने बताया डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इसकी वजह से भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। पर अगर इंडिया में ये दो चीजें बढ़ेंगी तो भी उसके अलावा हमको काफी डॉलर इंडिया में देखने को मिलेगा। जैसे अभी यूएस के एसेट्स है ना ज्यादा अट्रैक्टिव इंडिया के कंपैरिजन में, यही सेम चीज पहले हुई होती तो उस टाइम क्या ग्लोबली इंटरेस्ट रेट उतने ज्यादा नहीं थे। आज की तारीख में सब जगह इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इसलिए आरबीआई ने भी इस मॉनेटरी पॉलिसी जो जून में आई थी 5 जून को, उसमें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो इंडिया की ग्रोथ है, इंटरनल डोमेस्टिक ग्रोथ, उस पर अगर इम्पैक्ट होता है। क्योंकि अगर मैं यूएस के ट्रेजरी यील्ड की बात करूं तो लगभग वो भी 4 से 5% का, है ना, रिटर्न दे देते हैं। तो ग्लोबल फंड जाते हैं, सिंपल है ना। तो ये वाली चीजें हैं, सिंपल सी है ना। अब एनआरआई के जो डिपॉजिट है उसका क्या फायदा है? एनआरआई के जो डिपॉजिट होते हैं ना, वो 3 तरीके से हमको फायदा देते हैं। पहला है स्टेबिलिटी देते हैं, दूसरा वो लॉन्ग टर्म के लिए रहते हैं, और उसमें लेस स्पेकुलेशन रहता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि आज आया कल चला जाएगा, है ना। तो 2013 में मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, 2013 में टेपर टेंट्रम की जब बात आई थी, जब फेड ने सिग्नल दिया था कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं, उस टाइम भी एनआरआई डिपॉजिट ने कई गुना हमारी हेल्प की थी। तो जो रिलेटिव्स होते हैं हमारी फैमिली में, है ना, जो इमरजेंसी में कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं, तो वैसे ही है जो एनआरआई हैं वो हमारे रिलेटिव्स ही हैं, है ना। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की बात करूं तो वो भी डिक्लाइन हुई है, अगर आप देखो उसके इनफ्लो डिक्लाइन हुए, क्योंकि इंडियन कंपनीज बाहर से अब कम ले रही है। उसका रीजन सिंपल सा है, 3 4 चीजें हैं उसके लिए, 3 रीजन है मेनली। पहला है ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स पहले से ही हाई है ना, तो इंटरेस्ट रेट्स पहले से हाई है। दूसरा रुपी टू डॉलर की रिस्क है, मतलब करेंसी की रिस्क है। और तीसरा है पूरा जो आउटलुक है ना वो अनसर्टेन चल रहा है। मान लो आज आपने बोरो किया जब रुपया 94 95 है, कल को जब वापस करने की बारी आई तो मान लीजिए वो रुपया पहुंच जाता है हमारा 105 110, तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, है ना, तो डिफिकल्ट होता जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं, मतलब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबर आती है हम क्या करते हैं, हम अपना हाउस लोन, व्हीकल लोन, सब कुछ पोस्टपोन कर देते हैं। तो कंपनीज भी वैसे ही बिहेव करती हैं सिमिलरली, ठीक है। अब व्हाट डज दिस मीन फॉर इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या है, इसको फटाफट समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 का फुल ईयर पिक्चर देखते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट कंपैरिजन में आप देख लो FY 25 FY 26, ठीक है, स्टिल 0.6% ऑफ जीडीपी, वेरी मैनेजेबल, ठीक है। अब यहां पर क्या चीजें, इन सिंपल सेंस इंडिया के जो चैलेंजेस हैं, इंडिया को अभी कैपिटल अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब इसके एक एक्सप्लेनेशन में सिंपली आप समझो कि डेफिसिट हमारा बड़ा है, स्लाइटली बड़ा है ना, बट बिगर स्टोरी क्या है? बिगर स्टोरी है उसका साइज, है ना। मतलब 0.6% ऑफ जीडीपी अगर आप देखो तो ये मैनेजेबल है, बट ग्लोबली अगर कंपेयर करो मेनी कंट्रीज जो हैं वो काफी ज्यादा डेफिसिट रन कर रही है, जैसे 3% 5%, और कुछ कुछ कंट्री का 10%। तो इंडिया का डेफिसिट अगर आप देखो तो काफी मैनेजेबल लगता है ना। तो सस्टेनेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है रादर देन एब्सोल्यूट नंबर। जैसे हो सकता है आपके नाम पे सिर्फ 10 लाख का लोन हो और अंबानी के नाम पे 10 करोड़ का लोन हो, पर अंबानी के लिए वो मैनेजेबल है, आपके लिए शायद ना हो। तो यही सारी चीजें ये समझना है कि किस इकोनॉमी के लिए रिलेटिवली ये कितनी ज्यादा मैनेजेबल है, ठीक है। अब यहां पर आप देखते हैं तो ये मैसिव इंक्रीज है, कितना, लगभग 50 बिलियन
का आप देख सकते हैं, है ना, ग्रोथ हुई है। अब इसमें सर्विस के एक्सपोर्ट भी है, रेमिटेंस भी है और प्रोफेशनल इनकम भी है। मतलब जो आइटम्स हैं दैट जनरेट फॉरेन एक्सचेंज विदाउट एक्सपोर्टिंग फिजिकल गुड्स, बिना कुछ, है ना, एक्सपोर्ट किए एज अ फिजिकल गुड्स हमको ये चीजें मिलती हैं। अब इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इंडिया सर्विसेज एक्सपोर्ट का एक पावर हाउस बनते जा रहा है ना। अर्लियर जो हमारी ग्रोथ थी ना, वो काफी ज्यादा मर्चेंडाइज गुड्स पे और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पे ही डिपेंडेंट थी। बट आज की तारीख में आप देखो तो सर्विसेज, है ना, काफी ज्यादा एक्सटर्नल सेक्टर को स्टेबल कर रही है ना। इंडिया में फ्रीलांसिंग का कल्चर भी आपने देखा होगा, काफी सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, वो भी डॉलर में ही कमाते हैं, है ना। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी वीकनेस अभी चल रही है ना, वो ये है कि ट्रेड डेफिसिट है जो गुड्स में है वो काफी ज्यादा है। वो लगभग अगर आप देखेंगे तो 337 के आसपास, है ना, गुड्स का ट्रेड है, डेफिसिट जो चल रहा है। अब ये क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इंडिया का स्ट्रक्चरल चैलेंज है। मतलब हम कैसे भी करके गुड्स के एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, है ना। और अभी हमको काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए भी हमारे लिए इंपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा, ऑयल के इंपोर्ट्स जो कि डिपेंडेंसी ही, है ना, जिससे इन्फ्लेशन, रुपी, ट्रेड डेफिसिट सारी चीज आती हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, फिर गोल्ड की बात भी हो गई, है ना, फिर इंडस्ट्रियल के इनपुट्स भी हो गए। तो ये सारी चीजें जो हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक्सपैंड करें। क्या एक्सपैंड करें, है ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, जिससे क्या जॉब्स, फॉरेन एक्सचेंज, है ना, और स्केलेबिलिटी पे बढ़ेगा। मतलब चाइना का जो राइज हुआ ना, वो एक्सपोर्ट लेड था, उन्होंने दुनिया के लिए बनाया। वियतनाम भी सिमिलर पोजीशन पे चल रहा है ना। तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई या डिफेंस, इसमें हम सेमीकंडक्टर में फास्ट हो जाए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने हमारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स और जो स्किल दिखाई है मशीन्स की, वो काफी ज्यादा फेमस चल रही है। मतलब उसकी डिमांड दूसरी कंट्री हमसे खरीदना चाह रही है ना। और इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफी तेजी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे जॉब्स बढ़ेगी, सीधा सीधा है। तो अगर हम ग्लोबल सप्लाई चेन हब बन जाते हैं, है ना, तो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, है ना। अब फाइनल टेकआउट, मतलब इंडिया का जो एक्सटर्नल स्ट्रेंथ है ना, वो भी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे चल रहा है। पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज मेनली जो आते थे वो गुड्स के एक्सपोर्ट से आते थे, बट आज सर्विसेज से भी आते हैं, है ना। कंसल्टिंग सर्विस, आईटी सर्विस, रेमिटेंस, इस सब से आते हैं। तो इंडिया का एक चीज करना है, ऑयल इंपोर्ट्स को कम से कम करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट्स को कम से कम करना है, और स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी हमको डोमेस्टिकली बनानी है, जिससे कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, है ना। तो गोल क्लियर है कि मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, बिकॉज जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होती है ना, वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं होती। मैंने आपको ऊपर से कोई वीडियो में बताया था कैसे इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047 बनना चाहता है, तो सिर्फ कंज्यूमर बन के नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होती है वो कंज्यूम नहीं करती, है ना, दे क्रिएट वैल्यू। और वहीं से दुनिया को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ये कंट्री कर सकती है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा, आपको चीजें समझ में आएगी होगी इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर बताएं, आपका क्या ओपिनियन है, क्या इंडिया ने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर मिलते हैं रात के 8 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।